हेलो बच्चों, आज हम लोग अध्याय 3 साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 और अध्याय 2 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें सामान्य साझेदारों के खाते और उनका परिचय तथा दूसरे में ख्याति का मूल्यांकन और नए साझेदार का प्रवेश, इस पर हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि साझेदार का अवकाश ग्रहण क्या होता है, कैसे होता है, किन परिस्थितियों में ये घटना घटती है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर साझेदार की मृत्यु हो जाए तो फिर कौन कौन सी अकाउंटिंग और कौन कौन से ट्रीटमेंट हमारे बनेंगे। तो इस संबंध में ये जो चैप्टर हमारा है वो है किसी साझेदार के बाहर फर्म से जाने का। तो 3 कंडीशन होती है फर्म से बाहर जाने का। एक, कोई साझेदार रिटायरमेंट ले ले, दूसरा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, और तीसरा बेटा किसी साझेदार को निकाल दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति बहुत कम होती है, लेकिन ये तीनों ही परिस्थितियां अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की दृष्टि से एक जैसी होती हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि जो रिटायरमेंट होता है वो एंड ऑफ द ईयर होता है, जैसे कि 31 मार्च को जब हमारा क्लोज हो जाता है अकाउंट, इसके बाद फिर हम जो है पार्टनर को रिटायर करते हैं। लेकिन मृत्यु का जो केस है वो कभी भी हो सकता है, ये एक ऐसी अनिश्चित घटना है, तो ये चलते हुए बिजनेस के दौरान भी हो सकता है। लेकिन तो इसमें कुछ अलग से ट्रीटमेंट हमें करने होते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति अगर बन जाए जिसमें साझेदार को चलते सेशन में, मतलब बीच में जब बिजनेस हमारा चल रहा हो, ड्यूरिंग द ईयर अगर रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है या उसको हम निष्कासित करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भी मृत्यु के जैसे ट्रीटमेंट के बराबर ही होगा। यानी अगर बीच के सेशन में कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो रही हो, तो वहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा सेम होगा। लेकिन अगर नॉर्मल रिटायरमेंट है तो नॉर्मल रिटायरमेंट अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद, जो हमारी बुक्स क्लोज हो जाती हैं एंड ऑफ द ईयर, हमारा बैलेंस शीट बन जाता है, उसके बाद फिर हम नए पार्टनर का पूरा जो है पार्टनर का रिटायरमेंट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे आज देखेंगे कि साझेदार का अवकाश ग्रहण और मृत्यु पर कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लेंगे रिटायरमेंट, अवकाश ग्रहण। तो बच्चों, साझेदार के अवकाश ग्रहण में आपका स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता वाणिज्य, आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि साझेदार के अवकाश ग्रहण से आशय क्या है, अवकाश ग्रहण करते समय हमें कौन कौन सी लेखांकन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है, जिनको हम लेखांकन नियम कहते हैं, जिनको हम लेखांकन समस्याएं कहते हैं। तो जिसमें फिर से नया लाभ यानी अनुपात की गणना करेंगे। ख्याति का लेखांकन होगा किसी साझेदार के रिटायरमेंट के टाइम पे। संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होगा। अब वितरित लाभ जो हमारे हैं, जो हमारे रिजर्व हैं फर्म में, जो तीनों पार्टनर, या हमने 3 पार्टनर का संकल्पना लिया है, एक पार्टनर को हम रिटायर कर देते हैं मान लीजिए, तो 2 बचेंगे। तो यहाँ पर जो पुराने पार्टनर्स हैं जिनके बीच में जो रिजर्व बना हुआ है, उसमें कैसे उसकी हिस्सेदारी को सेट करेंगे और किस तरीके से उसका पेमेंट करेंगे। इसके बाद अगर कोई हानियां हैं डेबिट साइड में, यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है, या कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, या कोई नाम मात्र की एसेट्स है, फिक्सिशियस एसेट्स है, जो हमारी जो है एसेट साइड में हुई है, तो उसका भी वैल्यूएशन हम करेंगे, क्योंकि उसमें भी उसका पार्ट होगा, क्योंकि उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है। तो जिन एसेट्स का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है उसका भी ट्रीटमेंट हमें करना होता है, और जिन एसेट्स का मार्केट वैल्यू होता है उनको हम रीवैल्यूएशन के थ्रू ले जाकर के उनका रीवैल्यूएशन करते हैं, और देन आफ्टर उसको हम एडजस्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो बच्चों, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कौन कौन सा अमाउंट मिलता है, उसका देय राशि की गणना कैसे करेंगे, तो इसके लिए उसका हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी मदें उसको हमें देनी होती हैं और क्या क्या रिकवरी हमें उससे करनी होती है। ड्राइंग्स की रिकवरी करनी होती है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रिकवरी करनी होती है, या पुरानी हानियां हैं जिनकी रिकवरी हमें उनसे पार्टनर से करनी होती है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसका पेमेंट कैसे होगा, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसको हमें एक मुश्त भुगतान करना होगा। तो हो सकता है फर्म के पास नगद स्थिति ना हो, एसेट्स हो, फर्म मजबूत हो, वित्तीय स्थिति मजबूत हो, लेकिन नगद भुगतान की स्थिति में ना हो। तो हम देखेंगे कि एक मुफ्त पेमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या पार्शियल पेमेंट अगर होगा तो उसके लिए साझेदार एग्री है कि नहीं है जो रिटायर हो रहा है। तो अगर एग्री है तो कुछ पेमेंट हम उसको एक बार कर देंगे, और इसके बाद फिर लोन अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर करके फिर हम धीरे धीरे उसका पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम ये बात करेंगे कि साझेदार को जो देय राशि है उसका हम भुगतान
कैसे करें। तो आइए एक एक करके हम इस पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अवकाश ग्रहण का आशय क्या है। तो बेटा, भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 32 ये कहती है कि अगर सभी साझेदार सहमत हो तो फिर उसकी सहमति से एक साझेदार जो रिटायरमेंट चाहता है वो रिटायर हो सकता है। यानी एक साझेदार से सभी साझेदारों की सहमति से अथवा साझेदारों के आपसी अनुबंध के अनुसार वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। आपसी अनुबंध का मतलब, अगर कोई एज रिस्ट्रिक्शन है, मान लीजिए 60 साल तक की स्थिति है, तो 60 साल पे जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका रिटायरमेंट बनेगा। या फिर किसी उद्देश्य के पूरा होने पर, मान लीजिए कोई पार्टनर आप ऐसा है जो किसी खास उद्देश्य के लिए आया हुआ है, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, देन आफ्टर उसका रिटायरमेंट पॉसिबल हो जाएगा। तो एक अनुबंध के अनुसार, जो आपसी अनुबंध पहले हो चुका है पार्टनरशिप डीड में, उसके अकॉर्डिंग अगर उसका रिटायरमेंट बन रहा है तो वो साझेदार रिटायर हो जाएगा। तो इस तरीके से साझेदार के रिटायरमेंट की कंडीशन है जिसमें कि बाकी सभी साझेदार सहमत हों तो वो साझेदार रिटायर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे रिटायरिंग की कॉजेज की, मतलब ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके वजह से रिटायरमेंट होता है। तो सबसे पहली बात है अस्वस्थता या फिर वृद्धावस्था, उम्र ज्यादा हो जाना। उम्र ज्यादा हो जाने का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस में किसी भी व्यक्ति के काम करने की कोई उम्र निर्धारित नहीं है। वो 60 साल तक काम करे, 70 साल तक काम करे, 80 साल तक काम करे। तो ऐसी परिस्थितियों में जब उसे लगता है कि वो डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं है या उसे शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो फिर वो अपने आप को फर्म से विड्रॉ कर सकता है और अवकाश ग्रहण कर सकता है। या फिर साझेदारों के बीच में मतभेद हो जाए, तो यहां पे निष्कासन की स्थिति आती है कि अगर साझेदार के बीच में आपस में ऐसी स्थिति बन गई कि आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो फिर जिसके साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है वो अपना रिटायरमेंट ऐच्छिक ले सकता है। तो इस तरीके से अवकाश ग्रहण की स्थितियां बनती हैं। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा बच्चों, तो फिर ऐसी परिस्थिति में साझेदारी का फिर से पुनर्गठन होगा, पुराना जो पार्टनरशिप डीड है वो हमारा समाप्त होगा और नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, फर्म का नया गठन होगा। फर्म नहीं बंद होगी, बिजनेस क्लोज नहीं होगा। बिजनेस के क्लोजिंग की बात तो हम अगले चैप्टर में करेंगे। यहां पे केवल साझेदारी का पुनर्गठन होगा, नई साझेदारी का निर्माण होगा, क्योंकि अब एक व्यक्ति हमारे व्यावसायिक परिवार का नहीं है। तो ऐसे में जो शेष बचे साझेदार हैं उनके बीच में फिर से फर्म चलाने के लिए समझौता बनेगा। तो उस स्थिति में नया साझेदार संलेख बनेगा और उसके आधार पर वो प्रभाव में आएगा। अब अवकाश ग्रहण करने पर साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसकी वैधानिक स्थिति क्या है, क्योंकि जब वो रिटायरमेंट लेगा तो मार्केट में लोग उसको जान पाएं कि हाँ उसने रिटायरमेंट ले लिया। क्योंकि हो सकता है कि उसकी गुडविल हो, उसकी वजह से ट्रांजैक्शन अच्छा होता हो, उसकी वजह से सेल्स बढ़िया होती हो, मार्केट में उसका नाम हो, तो ऐसी परिस्थितियों में उसका उत्तरदायित्व तो बना रहेगा। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब साझेदार का रिटायरमेंट होता है तो इस परिस्थिति में साझेदार उसके हिस्से की राशि की गणना करते हैं और गणना करके उसका भुगतान कर देते हैं या फिर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उसके दायित्व को अपने ऊपर ले लेते हैं। यानी उसका दायित्व फाइनली जो है फर्म से क्लोज हो जाता है और एक न्यूज़पेपर में या मीडिया में एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि पर्टिकुलर पार्टनर आज से अवकाश ग्रहण कर रहा है और इस तिथि से उसका फर्म के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा। तो इस तरीके से वो भविष्य के दायित्व से बच जाएगा। तो ये उसकी वैधानिक स्थिति होगी बच्चों, जिसमें उसे किस तरीके से वो लायबिलिटी फ्री हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको करने हैं। जब कोई साझेदार हमारा रिटायर होगा तो सबसे पहले नया लाभ हानि अनुपात हमारा बनेगा। तो जब जब चाहे साझेदार प्रवेश कर रहा हो, चाहे साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा हो या साझेदार अपना लाभ हानि अनुपात परिवर्तित कर रहे हो, जब जब फर्म का पुनर्गठन होगा तो ऐसी परिस्थिति में लाभ हानि अनुपात की गणना होगी। ये हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने बेसिक चैप्टर लिया था, चैप्टर फर्स्ट। तो अब यहाँ पे नया लाभ हानि अनुपात जब हम यहाँ पे गणना करेंगे तो इस स्थिति में 3 तरह की स्थितियां बनती हैं। जाने वाला पार्टनर बिना किसी शर्त के रिटायरमेंट ले ले, मतलब वो किसी भी तरह का कोई भी शर्त ना दे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। मतलब वो ये ना बोले कि भाई मैं अपना शेयर किस पर्टिकुलर पार्टनर को दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, 2:1:2
ये हो गए ए, बी और सी। अब सपोज दैट बी रिटायर हो रहा है तो इसका हम शेयर हटा देंगे और बनेगा 2:2, यानी इक्वल बन जाएगा। यहाँ पे ये नया रेशियो हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं आ गई, ये बीच का हम उसको बी को हटाएंगे, बी को रिटायर करेंगे और वहां पे ए और सी के बीच में नया रेशियो जो आ गया वो आ गया 2:2। लेकिन बच्चों वो ऐसा भी कर सकता है कि यहां पे बी की दोस्ती ए से ज्यादा हो, तो ऐसे में वो कहेगा भाई मैं तो अपना पूरा शेयर ए को देके जाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में शेयर ए को मिलेगा, यानी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा अपना हिस्सा किसी विशेष साझेदार को दे देना। तो इस स्थिति में बी का पूरा शेयर ए को मिल जाएगा और इसके शेयर में ये वाला शेयर प्लस कर देंगे तो इसका एनआर निकल जाएगा, यानी न्यू रेशियो निकल जाएगा। और अगली कंडीशन यह है कि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार एक निश्चित अनुपात में अपना प्रॉफिट शेयर दे के जाए, यानी वो कहे नहीं भाई मैं तो अपना शेयर बराबर बराबर दे के जाऊंगा, या फिर मैं एक निश्चित अनुपात में इन दोनों को अपना शेयर दे के जाऊंगा। तो इस परिस्थिति में हम जो है उसका कैलकुलेशन करेंगे, इनके शेयर का जैसी कंडीशन वो करेगा उतने टुकड़े करके 2 तरीके से उसी अनुपात में निकाल करके और ए और सी के रेशियो में प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से नए रेशियो की गणना हमारी हो जाएगी, जिसको हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे तो आपको हम बताएंगे वहां पे। तो इस प्रकार 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें साझेदार जो है वो अवकाश ग्रहण करते समय अपने शेयरिंग को ट्रांसफर कर सकता है। अब हम बात करेंगे ख्याति के लेखांकन की। बच्चों गुडविल का लेखांकन, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा गुडविल का कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे अभी तक मान लीजिए 3 पार्टनर थे ए बी सी, ये संकल्पना हमने आपको बताई। अब यहाँ पे कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, 2 पार्टनर बचेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, यानी कि अवकाश ग्रहण करने वाला पार्टनर, उसको ख्याति का अमाउंट मिलेगा, क्योंकि लाभ का हिस्सा आप शेष बचे हुए पार्टनर को मिलेगा। यानी जो अवकाश ग्रहण करने वाला पार्टनर है अपना शेयर वो बाकी बचे हुए पार्टनर को दे करके जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइस पार्टनर को अपना कंट्रीब्यूट देंगे, क्योंकि यहां पे पहले से ही दोनों पार्टनर हैं। इस वजह से यहां पर हम सीधे कैपिटल अकाउंट के थ्रू बच्चों एडजस्टमेंट कर देंगे। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेन कौन करेगा? तो यहां पे हमने रिमेनिंग पार्टनर्स नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को अपना शेयर दे के जाए। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पे मान लो ए और सी हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ये रिटायर हो रहा है, ये पूरा यहां पे ए को दे के जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये शेयर दोनों को दे के जा रहा है, दोनों यहां पे गेन कर रहे हैं, तो यहां पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल मतलब एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर मतलब बीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से बच्चों गेनिंग रेशियो में यहां पर हम डिवाइड करेंगे। यहां पे गेन करने वाले लोग एक से ज्यादा हैं, इसलिए यहां पे गेनिंग अनुपात होगा। जबकि एडमिशन में आपने देखा था सैक्रिफाइस करने वालों की लोगों की संख्या एक से ज्यादा थी पार्टनर की, तो वहां पे हमने सैक्रिफाइस अनुपात वहां पे हमने बनाया था, उसमें गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और यहां पर गेन करने वाले 2 लोग हैं और सैक्रिफाइस करने वाला 1 लोग है। वहां पर गेन करने वाला 1 था एडमिशन में जो नया पार्टनर आ रहा था, और सैक्रिफाइस करने वाले बाकी पार्टनर थे। तो इस तरीके से हमारा जो एंट्री होगा गुडविल का वो हमेशा यही होगा, गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे। कंडीशन कोई भी होगी वो कंडीशन ऑटोमेटिक यहां पे कंट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहां पे क्या बना? गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब हम बात करेंगे कि रिजर्व जो हमारे बने हुए हैं उन रिजर्व का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो रिजर्व का ट्रीटमेंट 2 तरीके से हो सकता है बच्चों। एक कि पार्टनर जो है वो रिजर्व का अकाउंट क्लोज करें। तो जब रिजर्व का अकाउंट क्लोज करेंगे तो वही पुराने रेशियो में पार्टनर रिजर्व को बांट लेंगे, क्योंकि यहां पर इस रिजर्व में सभी का हिस्सा है, यानी रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा है, क्योंकि आज तक उसने काम किया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पुराना रिजर्व है हमारा, वो रिजर्व यहां पे सभी की हिस्सेदारी बनेगी। तो एक हमारा मेथड ये हो गया कि उस रिजर्व को बिना किसी विवाद के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। लेकिन सभी साझेदारों के बीच में ऐसी स्थिति बनती है कि उसको हम बैलेंस शीट में अपरिवर्तित रखना चाहें,
उस अकाउंट को क्लोज ना करें तो बच्चों वहां पे गेनिंग और सैक्रिफाइस मेथड ही यूज होगा। गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे, तो इस तरीके से वो अमाउंट अकाउंट में बना भी रहेगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को यानी रिटायरिंग पार्टनर को शेयर गुडविल मिल जाएगा। तो इस तरीके से दो परिस्थितियां हमारी बनती हैं, एक कि रिजर्व वगैरह को हम बांट लेंगे तो फिर वो उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में चला जाएगा और हमारा रिजर्व जो है नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो रिजर्व को बैलेंस शीट में रखना चाहते हैं, अनचेंज रखना चाहते हैं, उस अकाउंट को बंद नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उन्हें रिजर्व का पार्ट सैक्रिफाइसिंग को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहां से दो हमारी एंट्री बनेगी, जनरल रिजर्व है या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट का पिछले साल का बचा हुआ प्रॉफिट है, या फिर कोई पर्टिकुलर रिजर्व है, स्पेशल रिजर्व जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कोई ऐसा विशेष रिजर्व बना हुआ है जो किसी एम्प्लॉय के लिए बना हुआ है। तो यहां पे जो अनक्लेम्ड अमाउंट है, मतलब ऐसा अमाउंट जिसकी आज की डेट में कोई जरूरत नहीं है, मान लीजिए एम्प्लॉय के कंपेंसेशन के लिए कोई रिजर्व बना हुआ है, 10,000 का बना हुआ है और अभी किसी एम्प्लॉय को कोई कंपेंसेशन नहीं देना है, कोई ड्यू नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल जनरल रिजर्व की तरह होगा। कोई अगर अनक्लेम्ड अमाउंट है तो वो हिस्सेदारी रिटायरिंग पार्टनर की भी बनेगी, तो वो अकाउंट यहां पे क्लोज हो जाएगा और नए तरीके से वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका फिर से बन जाएगा। तो बेटा जो पुराने रिजर्व हैं उनमें या तो हम खाते को बंद करें और या फिर हम उनको कंट्रीब्यूट करें गेनिंग पार्टनर के थ्रू रिटायरिंग पार्टनर को। अब दूसरा हमारा एंट्री बनता है कि यदि शेष साझेदार लाभ तथा संचय को अपरिवर्तित रखना चाहें, वही बात जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहां पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो शेयर ऑफ रिजर्व और प्रॉफिट है वो कौन बॉन्ड करेगा? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर उतना पार्ट जितना कि रिटायरिंग पार्टनर का बन रहा है उतना शेयर कैलकुलेट करके और अपने गेनिंग उसमें रेशियो में डिवाइड कर दें, तो इस तरीके से जनरल रिजर्व हमारा मेंटेन रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोई अवितरित हानियां हैं बैलेंस शीट में, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है या फिर हमारा कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जो लास्ट ईयर का है, ठीक है, तो उनको भी यहां पर हमें क्लोज करना है, उनके बारे में भी यहां पे हमें ट्रीटमेंट करना है। तो यहां पर उनके लिए भी दो तरह का ट्रीटमेंट होगा। अगर हम उनको क्लोज करना चाहें तो क्लोज करने में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिक्टिशियस एसेट्स है या पुरानी गुडविल है खाते में, उन सभी को हम यहां पे क्रेडिट कर देंगे और वो पर्टिकुलर अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। उसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, तो वो पर्टिकुलर अकाउंट हमारा जो है वो बैलेंस शीट से हट जाएगा और कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसको हम एडजस्ट कर देंगे। लेकिन अगर उसको हम अवितरित करना चाहें तो अब यहां पे उल्टा होगा, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को वो रिकवरी करके देके जाना पड़ेगा, क्योंकि हानियां हैं तो हानियों के लिए वो डेबिट होगा। तो ऐसी स्थिति में रिटायरिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे और रिमेनिंग पार्टनर्स को हम क्रेडिट करेंगे। किस रेशियो में? गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो में। तो इस तरीके से अगर वो अनचेंज रखना है तो वहां पर हम गेनिंग और सैक्रिफाइस जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं उस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से रिजर्व और लॉसेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास दो तरह का मेथड है। ओल्ड रेशियो में अगर हम बांट देंगे तो पर्टिकुलर अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, और अगर गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो में उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो रेशियो हमारा एक तरीके से वो होता है कि नए रेशियो में हम ट्रीटमेंट करें और पुराने रेशियो में ट्रीटमेंट करें, तो इसी के अंतर को हम गेनिंग और सैक्रिफाइस कहते हैं। तो वो हम आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो अमाउंट वो मद हमारी बैलेंस शीट में बनी रहेगी, जैसे पुरानी बैलेंस शीट में थी उसी तरह नई वाली बैलेंस शीट में भी वो हमारी एज इट इज बनी रहेगी। अब देखिए नए जो हमारा अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसको हमें कौन कौन सा अमाउंट हमें देना है ये यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए हमें रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चाहे तो पार्टनर्स सारे पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट एक साथ बना लें, पूरी बैलेंस शीट का पुनर्गठन हो जाए, पूरा फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, बैलेंस शीट बन जाएगा। तो उससे पूरा का पूरा नए पार्टनर के जो है स्वरूप के अकॉर्डिंग जो है वो फर्म का जो है पुनर्गठन हो जाएगा और नए पार्टनर अपने नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फर्म को चलाएंगे।
लेकिन यहाँ पे हमने केवल रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात करी है। बाकी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। जब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे तो हम सभी पार्टनर्स का एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों कौन कौन सा अमाउंट ऐसा है जो हमें पार्टनर को देना है। तो सबसे पहले देखिए उसकी कैपिटल का पार्ट, जो कैपिटल उसकी है वो कैपिटल उसे वापस करनी है। दूसरी चीज गुडविल उसे देनी है, जो उसने फर्म में नाम कमाया है तो उसका जो हिस्सा बनता है, तो गुडविल का जो पार्ट है, शेयर ऑफ गुडविल, वो हमें उस पार्टनर को देना है। जनरल रिजर्व में उसका जो शेयर बनेगा वो हमें उसको देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो उसका शेयर बनेगा वो हमको देना है। कोई अगर स्पेशल रिजर्व है जिसके में कोई क्लेम नहीं है, तो अनक्लेम्ड अमाउंट अगर है तो अनक्लेम्ड अमाउंट का हिस्सा हमें उसको देना होगा। इसी तरीके से रीवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी का, तो अगर उसका प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट का शेयर हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना होगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट। अब अगर ये 3 कैलकुलेशन ऐसी हैं जो हम तब करेंगे जब पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर होगा। अगर वो ड्यूरिंग द ईयर रिटायर नहीं हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर रिटायर हो रहा है, तो हमारा अकाउंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा, टोटल कर लेंगे। लेकिन अगर वो साल के बीच में किसी परिस्थिति में रिटायर हो रहा है चलते हुए बिजनेस में, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अगर बनता है तो मिलेगा, सैलरी है, अगर कोई कमीशन है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हिस्सा है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का जो शेयर बनेगा, यानी कि जिस डेट में वो रिटायर होगा और ओपनिंग डेट से यानी 1 अप्रैल से लेके रिटायरिंग डेट तक उसका जो फर्म चल रही है उसका प्रॉफिट कितना होगा, उसका शेयर भी उसे हम देंगे। लेकिन ये सिचुएशन तब बनेगी जब वो ड्यूरिंग द ईयर रिटायर करे। ड्यूरिंग द ईयर अगर वो रिटायर हो रहा है तब ये कैलकुलेशन आएगी, क्योंकि ये खाते 31 मार्च को बंद हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में जब क्लोजिंग ईयर में क्लोजिंग डेट को अगर पार्टनर रिटायर कर रहा है तो इन कैलकुलेशन की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये खाते क्लोज हो चुके होते हैं, एडजस्ट हो चुके होते हैं। इसी तरीके से यहां पे देखिए डेबिट साइड में अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो उसमें उसका हिस्सा हम रिकवरी करेंगे, यानी वो अमाउंट है जो हम पार्टनर के अमाउंट से माइनस करेंगे। तो लॉस अगर है तो उसका शेयर, पिछले साल की अगर कोई लॉस है तो उसमें उसका शेयर हम माइनस करेंगे। इसी तरीके से अगर वो बीच के सेशन में रिटायरमेंट ले रहा है तो ऐसी स्थिति में ड्राइंग का अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट, ये अमाउंट भी हम वहां पे कैलकुलेट करेंगे। यानी 2 तरह की सिचुएशन हमारी बनेगी बच्चों। एक अगर वो क्लोजिंग डेट में करता है रिटायरमेंट तो क्या सिचुएशन बनेगी, और दूसरा ड्यूरिंग द ईयर अगर करता है तो रिटायरमेंट तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पे ये 3-4 कैलकुलेशन ये और ये 2 कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाएगी। अगर वो क्लोजिंग डेट में करता है तो यहां से लेकर के यहां तक, और ये कैलकुलेशन हमारी आएगी, उसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे। तो इस तरीके से क्रेडिट साइड का टोटल हम करेंगे, जैसी परिस्थिति बनेगी क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे। अब ये वो अमाउंट निकल गया जो रिटायरिंग पार्टनर को देना है। तो देने की परिस्थितियां यहां पे 3 हैं, चाहे उसको हम बैंक के थ्रू दें, चेक दें, या कैश दें, या फिर पार्शियल पेमेंट करें, या फिर पूरा अमाउंट। अगर फर्म पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है तो अगर रिटायरिंग पार्टनर सहमत है तो फिर हम उसके अमाउंट को लोन अकाउंट में भेज करके पर ईयर, हाफ मंथली, थर्ड मंथली, जैसा भी उसका इंस्टॉलमेंट बनता हो, जैसा कि रिटायरिंग पार्टनर सहमत हो, उसके आधार पे हम उसका पेमेंट करते रहेंगे। अब हम बात करें बच्चों कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि का भुगतान कैसे करेंगे। तो वही बात हमने जो आपको अकाउंट में बताई कि हम चाहें तो उसको एक मुश्त चेक द्वारा भुगतान करें, जितना उसका अमाउंट बन रहा है उसका एक चेक पकड़ाएं, नमस्कार करें और वो अपने दायित्वों से मुक्त होकर के रिटायर होकर के चला जाएगा। या फिर हम उसे एक मुश्त नगद भुगतान करें, कैश पेमेंट कर दें अगर फर्म कैपेबल है तो, और पार्शियल पेमेंट यानी कुछ नगद कर दें और कुछ रोक लें कि भाई कुछ समय के बाद पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 स्थितियां बन जाएंगी, थोड़ा अमाउंट उसको तुरंत मिल जाएगा और कुछ अमाउंट उसका लोन अकाउंट में चला जाएगा। और अगर पार्टनर सहमत है तो फिर उसके लिए लोन अकाउंट ओपन करें और जितना लोन उसका बन रहा है, जितना कैश पेमेंट के बाद बन रहा है, उसके लिए लोन अकाउंट ओपन करके फिर हम उसके ऋण का भुगतान करते रहेंगे। अब यहां पर पार्टनर साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं होगा,
वो एक ऋण के लिए लेनदार होगा अगर उसका कुछ अमाउंट बचता है। तो इस तरीके से बच्चों एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर इतनी तरह की कैलकुलेशन और कंडीशन हमारी बनती है, जिसमें हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, रिजर्व का ट्रीटमेंट करते हैं, रिजर्व के ट्रीटमेंट के बाद फिर हम रिवैल्यूएशन करते हैं और रिवैल्यूएशन के बाद फिर उसका ड्यूज निकालते हैं। ड्यूज निकालने के बाद जो बाकी बचे पार्टनर हैं उनका तो बैलेंस निकालेंगे और बैलेंस निकाल करके बैलेंस शीट में लिखेंगे, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कैश पेमेंट करेंगे और कैश पेमेंट के बाद फिर वो या तो अलविदा हो जाएगा या फिर उसका जो अगर लोन बचता है तो लोन का पेमेंट वो टाइम टू टाइम उसका बनेगा, वो लोन के लिए क्रेडिटर होगा। तो इस तरीके से रिटायरिंग पार्टनर अब फर्म का मालिक नहीं होगा, अब उसका कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने रिटायरिंग पार्टनर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें कौन कौन सी कैलकुलेशन हम लोग को करनी होती है, क्या क्या चेंजेज आते हैं, कौन कौन सी जनरल एंट्री हमारी बनती है, इस तरीके से हम उसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों अब इसके बारे में आप डिटेल्ड स्टडी करिए, आप उसका ट्रीटमेंट देखिए कि साझेदार का अवकाश ग्रहण क्या होता है, कौन सी सेक्शन के तहत होता है, फिर इसके बाद देखिए कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल चेंजेज आ रहे हैं। एडमिशन से कंपेयर करिए, एडमिशन में देखिए पार्टनर आता है, रिटायरमेंट में देखिए पार्टनर जाता है, उसमें कैपिटल हमारी आती है और इसमें हमें सारा पेमेंट करना होता है। तो एक तरीके से कंपैरिजन करिए, न्यूमेरिकली कंपैरिजन करेंगे, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकली हम उसको आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या मेजर चेंजेज हो रहा है, वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते जाएंगे। तो आज हम आपने देखा कि साझेदार का रिटायरमेंट कैसे होता है, फिर कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन हम 3 तरीके से करते हैं, वो हमने बताया। तो उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करिए, करने का प्रयास करिए। इसके बाद फिर गुडविल के ट्रीटमेंट के स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, जिसमें नया रेशियो निकालिए, पुराना रेशियो निकालिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, गेनिंग रेशियो, और उससे आप कैलकुलेशन करिए। तो इस तरीके से आप छोटे क्वेश्चन करिए। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बड़े क्वेश्चन की हम बात अगले भाग में करेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, रिजर्व का जनरल एंट्री करिए, ये आपके लिए एज ए होमवर्क होगा, और इसका पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाइए और उसका पूरा नोटबुक में नोट करिए। अब अगर आपको ये कंटेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए आप दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि हमने हर लेक्चर में आपको बताया है। लेकिन अगर नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज इसको डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद फिर आप उसमें अकाउंटेंसी वाले उस पर जाइए और अकाउंटेंसी को क्लिक करके फिर आप अपने रिटायर पार्टनर्स पे आइए, पार्टनर्स के बारे में आप उसमें पढ़िए और उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिए। अगर फिर भी कोई शंका आती है तो वर्चुअल क्लासेस में या फिर व्हाट्सएप क्लास में, ई लर्निंग में आप अपने टीचर से संपर्क करिए और उनसे आप पूछ लीजिए। ये जो कंटेंट है हमारा, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग YouTube पर उपलब्ध है, जिसको सब्सक्राइब करिए और ये पूरा डाउनलोड करके अपनी शंका का समाधान करिए अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो। इस तरीके से बच्चों इसका पूरा अभ्यास करिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पूरी पढ़ाई करिए। धन्यवाद।